हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, दैट इज ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा जी, हमने 4 पार्ट कर लिए हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग के। आज हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं और होपफुली आपने अभी तक वो पढ़ लिए होंगे और समझ के देन उसको लर्न करना। बच्चा, केस स्टडी साथ साथ करते रहना और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना वीडियो, और वीडियो को एंड तक बच्चा जरूर देखना। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना पार्ट 5 और आज का टॉपिक है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चा, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। लास्ट टाइम हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चा, अब डिसेंट्रलाइजेशन को पहले मैं आपको बता दूं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखें, पेन ले लेते हैं वाइट ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में याद रखिएगा क्या होता है, इसके अंदर हम पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय 2 पीपल ओनली। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या, बाय 2 पीपल ओनली। ठीक है, 2 पर्सन, दैट इज मैनेजर हो गया और सबऑर्डिनेट हो गया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पावर को डेलीगेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, डेलीगेट कर रहे हैं हर एक लेवल पे। बच्चा, हर एक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं पावर। चाहे आपका वो, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन मैनेजर हो, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हेड हो, ठीक है बच्चा, चाहे वो आपका भाई सुपरवाइजर हो, चाहे वो आपका फोरमैन हो, ठीक है, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, यहां सबको बच्चा क्या करी जाएगी, थोड़ी थोड़ी पावर दी जाएगी काम करने की। क्या प्रोवाइड करी जाएगी, डेलीगेशन। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे सबको क्या प्रोवाइड करी जाएगी, डेलीगेशन, यानी सबको पावर दी जाएगी काम करने की। डेलीगेशन, डेलीगेशन, फिर है आपका डेलीगेशन, सबको यानी काम करने की पावर दी जाएगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज और सारे जितने पर्सन होंगे वो क्या चीज हो जाएगा बच्चा, बहुत खुश होंगे, मोटिवेट होंगे, काम और अच्छा करेंगे। और याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर कंसेप्ट है, स्कोप इसका ज्यादा है और इसके अंदर हर एक पर्सन को इक्वली पावर दी जाएगी डिसीजन मेकिंग, कि वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज होती है, जहां पे हम अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं एट ईच एंड एवरी पोजीशन इन आर ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी को पावर देंगे कि वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके क्या चीज कर सके, काम कर सके। वेयर एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर 2 लोग इन्वॉल्व थे, जो कि मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट ने अगर पावर दी है किसको बच्चा, ये पावर दी है मैनेजर को, तो मैनेजर ही आंसरेबल होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है किसको, सबऑर्डिनेट को काम करने की, लेकिन इसके अंदर सबऑर्डिनेट नहीं आंसरेबल होंगे। कौन होगा, मैनेजर। और आपका जो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन है, इसके अंदर डेलीगेट करी जाती है सारी पावर हर एक लेवल पे, वेदर इट मे बी मिडिल लेवल हो गई, लोअर लेवल हो गई, सबको कुछ ना कुछ पावर दी जाएगी। जो अलग अलग डेजिग्नेशन पे लोग हैं, डिपार्टमेंट में लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, अपना डिसीजन ले ले खुद का। इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें हर कोई अपना टैलेंट शो कर सकता है और ये एक वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू डेलीगेशन, मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। ठीक है बच्चा, चलो अब देख लेते हैं हमारा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। दी ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन, पेन दूसरा ले लेते हैं बच्चा जो आपको दिखाई दे अच्छे से। हम इसमें ले लेंगे कौन सा, ये ले लेते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी
lies only with the top management are termed as, अब आप सोचोगे मैम ये क्या पढ़ाने लग गए भाई, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में हो उसको क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. Centralization is a term in which decision making power is only within the hands of top management. जितने भी decision making power है वो top management लेगा, बाकी उसको follow करेंगे. वो कौन सा है? Centralization. याद रखिएगा कौन सा? Centralization, क्योंकि हम difference पढ़ते हैं centralization और decentralization में. Whereas अब decentralization क्या होता है भाई? Decentralization भाई हमारी एक ऐसी term है, decentralization के अंदर क्या करते हैं हम? Refers to the systematic delegation of authority. सिस्टमैटिक समझ गए जो मैंने आपको इसके अंदर बताई थी, ये देखो सिस्टमैटिक वे की तरह डेलीगेट कर दी गई हमने अथॉरिटी, यानी पावर दे दी काम करने की. तो क्या होता है? डेलीगेशन रेफर्स टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जब हम अथॉरिटी दे देंगे, पावर दे देंगे डिसीजन मेकिंग की, अपने आप अपना काम कर लीजिए. एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फ्यू दैट आर टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट सेंट्रल पॉइंट्स. ठीक है, जिसका मेन पॉइंट होगा उनके अलावा सारे डिपार्टमेंट खुद ही काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करेंगे. दस वी कैन से एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन. जहां पे सबऑर्डिनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, जहां पे इंपॉर्टेंस को जहां पर सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, that is known as decentralization. Everything that goes to reduce it, वो क्या चीज हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन. क्योंकि सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है बच्चा? टॉप मैनेजमेंट में. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन हर एक पर्सन को, हर एक डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए पावर दी जाएगी. इसमें सबऑर्डिनेट को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इंडिपेंडेंटली काम करें, जिससे डिसीजन मेकिंग भी जल्दी होगा, अपना डिसीजन भी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अच्छे से अचीव होगा. ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयज के स्किल्स भी नजर आएंगे और उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो हायर पोजीशन पे काम कर सकें. अब देखिए, दिस फिलॉसफी इंप्लाइज का मतलब होता है शोज selective dispersal of authority, that is management need to be carefully select the decision which can be pushed down to lower level and to those to be retained for higher level. इसके अंदर पता क्या, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डेलीगेशन है, वो डाउन टू लोअर लेवल पे कितना देना चाहिए और कहाँ तक अपने हाथ में रखना चाहिए, जो कि हायर लेवल पे है. टॉप मैनेजमेंट को कितनी पावर रखनी चाहिए और कितनी आगे क्या कर देनी चाहिए? डेलीगेट कर देनी चाहिए. इट इज ट्रू दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक ऑप्शनल पॉलिसी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन रखना चाहेंगे या फिर सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, येट इट इज अ वेरी फ्रूटफुल और द ऑर्गेनाइजेशन टू बी सेंट्रलाइज्ड. ठीक है, ये बात बोलना है, ये बहुत फ्रूटफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सेंट्रलाइज्ड रहे. ठीक है, फ्रूटफुल समझते हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका बच्चा, देखें इंपॉर्टेंस ऑफ, आई होप डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से पता चल गया होगा, सेंट्रलाइजेशन भी और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी. अब इंपॉर्टेंस देख लें. इंप्रूविंग मोटिवेशन ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट इज लार्ज. ठीक है, जब पता चलेगा भाई सबको पावर दी जा रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा एट हाई लेवल. दी सबऑर्डिनेट फील बेटर मोटिवेटेड, क्योंकि उसको चांस मिलेगा अपना टैलेंट भी दिखाने के लिए, डिसीजन मेकिंग खुद ले सकता है, किसी सीनियर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा. दस परफॉर्म मोर बेटर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली. ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करेगा, सही टाइम पे काम करेगा, कम कॉस्ट में काम करेगा, कम टाइम लगाएगा, प्रॉपर टाइम में एक गोल अचीव कर लेगा. अब है इम्प्रूव टीम वर्क. अब इससे क्या होगा? टीम वर्क और इम्प्रूव्ड होगी. सबऑर्डिनेट व्हेन गिवन फ्रीडम टू मेक डिसीजन. ठीक है बच्चा, जब सबऑर्डिनेट को भाई फ्रीडम दिया जाएगा डिसीजन लेने का, फील द वर्क मोर इंटरेस्टिंग, इनसे उनको काम और अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड चैलेंजिंग भी लगेगा. दस इट प्रोवाइड एन एटमोसफेयर टू वर्कर्स टू फील फ्री टू जज टू एक्ट. अपने आप जैसा मर्जी वो फील करे, डिसीजन ले जैसा मर्जी एक्ट करे. टू डिसाइड टू कमिट मिस्टेक्स. ठीक है, जो मिस्टेक करें उसको कमिट करें एंड टू लर्न अपनी मिस्टेक से इन दिस प्रोसेस. एंड दिस ऑल कलेक्टिवली डेवलप्स टीम स्पिरिट. एक टीम बनके सारी सबऑर्डिनेट काम करेंगे, अच्छे से टीम में वर्क करेंगे, गोल अच्छे से अचीव हो पाएंगे. ठीक है, इन दी सबऑर्डिनेट. टीम स्पिरिट किस में बन जाएगी? सबऑर्डिनेट में. दे फील मोटिवेटेड, दे फील
कि भाई डिसीजन ले सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो भी तो उसको कमिट करेंगे, उसको सही करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से अचीव कर लेंगे। इंप्रूव टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब ये होता है टीम स्पिरिट, टीम में रह करके अच्छे से काम करना और गोल को अचीव करना। फिर है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, लोअर लेवल मैनेजर्स लर्न द आर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न द आर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है खुद से पार लेना डिसीजन लेने के। प्रिपेयर देम फॉर प्रमोशन, उनको प्रिपेयर करा जाता है किस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए, टू हायर लेवल। दिस इन टर्न लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर मैनेजरियल लेवल। इससे एग्जीक्यूटिव क्या होगा, डेवलप होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल भी डेवलप होगा और मैनेजरियल वर्क ऑफ मैनेजर भी क्या होगा, आपका डेवलप होगा, क्योंकि इतना काम दिया जाएगा लोअर लेवल मैनेजर्स को कि वो अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग पार ले सके। तो ये क्या चीज होगा, एक आर्ट है, क्या एक्सरसाइज करें, डिसीजन मेकिंग पार। जब उनको पार दी जाएगी, जब उनको डेलीगेट करी जाएगी अथॉरिटी और प्रिपेयर कर दिया जाएगा प्रमोशन एट हायर लेवल, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पार दिखाएंगे। इससे क्या हो जाएगा बच्चा, इससे ये चीज होगा कि वो कहीं ना कहीं हायर लेवल के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर कर लिए जाएंगे। अब है आगे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बच्चा क्या होता है, देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट्स इंडिपेंडेंट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग बाय सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या प्रमोट करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट और क्विक डिसीजन मेकिंग लेगा, सबऑर्डिनेट क्या होगा, खुद डिसीजन ले सकता है, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सिंस अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस लेवल आर नाउ बीइंग नॉट रिक्वायर्ड, अब उसको अपने सीनियर का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हेंस डिसीजन कैन बी टेकन मच फास्टर ऑन देयर, अब वो डिसीजन ले सकते हैं खुद से मच फास्टर। ठीक है, अब रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, अब किसको रिलीफ दे दिया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट को। डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द एक्सेसिव वर्कलोड। अब डिसेंट्रलाइजेशन किसको रिलीफ दे देगा, टॉप एग्जीक्यूटिव को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि वो जो एक्सेसिव वर्कलोड है जब उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर सबको दे दी, तो इससे क्या हो जाएगा, वर्कलोड क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड डे टू डे रूटीन वर्क एज नाउ डेट आर असाइन टू सबऑर्डिनेट, और रूटीन वर्क किसको असाइन कर दिया जाएगा, सबऑर्डिनेट को, कि वो काम कर ले। दस नाउ द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव विल कंसंट्रेट अपॉन द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो क्या चीज है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उस पर फोकस करेगा और बाकी सारे काम को क्या करेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, जिससे काम जल्दी हो जाएगा और एक रिलीफ मिल जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छा बताया जाता है। ठीक है, अब facilitates growth since every department is free to work on their own, हर एक डिपार्टमेंट फ्री है खुद से काम करने के लिए। they try to do better than others, तो वो क्या करेगा, और बेटर और बेस्ट काम करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज, जिससे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, विद मोर रिटर्न्स, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन पर्पस। और किस चीज के लिए यूज होगा, एक्सपेंशन पर्पस। एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, ये क्या होता है एक्सपेंशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा एक्सपेंड होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब है आपका केस स्टडी। अब आपका केस स्टडी क्या चीज है, देखिए अब ध्यान से, मैंने आपको जैसे केस स्टडी बताया हुआ है, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड कर लेंगे एंड देन फिर उसके बाद आंसर देखिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट, पहले तो भाई ये कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करो, एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव। ठीक है, अब है नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क आर टू बी परफॉर्म, जहां पे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म करना है। पहले हम पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे भाई किस चीज की इंपॉर्टेंस है ये। देखिए, Infocom has diversified itself into several product. Infocom जो है डाइवर्सिफाइड का मतलब है अलग अलग प्रोडक्ट में डील करना, सेवरल प्रोडक्ट में। टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ईच सब्सिडरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, प्रोपगेटिंग the belief that people can assume the responsibility for the effective implementation of their decision and should be given autonomy। ठीक है, यानी क्या चीज है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पावर देना, खुद डिसीजन लेना। दिस हैज रिड्यूस्ड द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर। तो ये बात बोल रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, दिस हैज रिड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर, यानी सुपरविजन देखरेख क्या हो जाएगा,
देख रेख कम हो जाएगा बाय सुपरवाइजर, हैज प्रमोटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर आर नेवर डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ गुड पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। मैं आपको शुरू से दोबारा समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इन्फोकॉम अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है। प्रोडक्ट लाइन में टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। ईच सब्सिडरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये बात बोल रहे हैं ईच सब्सिडरी सेल्फ सफिशिएंट है किस चीज के अंदर, अपने खुद के काम करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। प्रोपोगेटिंग द बिलीव, अब क्या चीज है, इस बिलीफ पे वो काम कर रहे हैं डेट पीपल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। लोग रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन, वो खुद का इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं, जितने भी इसके अंदर है टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी है अपना खुद का डिसीजन ले रहे हैं एंड शुड बी गिवन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है पावर, याद रखिएगा ऑटोनॉमी किसको बोलते हैं, पावर। दिस हैज रिड्यूस द नीड फॉर, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये पावर है, ठीक है। अब दिस हैज रिड्यूस द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय सुपीरियर। अब क्या चीज है, सुपरविजन करने की जरूरत ही नहीं है सुपीरियर को, ठीक है। तो ये क्या चीज है, सुपरविजन तो जानते हो ना, लीड करना, टीच करना बाय सुपीरियर्स। दिस हैज प्रमोटेड, जब लोगों को पावर दे दी तो इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, इनिशिएटिव और फास्टर डिसीजन मेकिंग हुई। तो आप जल्दी से बता दीजिए भाई, जहां पर क्या चीज हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ गुड पॉलिसी डिसीजन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने सबको पावर दी, चाहे वो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, तो उसके कारण क्या चीज हो गई बच्चा, काम जल्दी जल्दी होने लगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है एनी टू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव, और नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ सूटेबल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम जल्दी से बता देंगे कौन सा कंसेप्ट है भाई, ये द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज बीइंग डिस्कस्ड इन द गिवन केस। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज। जो काम टॉप मैनेजमेंट का ही है उसको छोड़ के बाकी सबके साथ क्या कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे, जो अलग अलग पोजीशन पे लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रहे हैं वो क्या है, डेवलप्स इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट। इनिशिएट क्या होगा, सबऑर्डिनेट खुद इनिशिएट लेंगे, काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे जब उनको आप पावर दोगे और डिसीजन मेकिंग पावर दोगे कि वो खुद का डिसीजन ले सके काम करने का। तो इट सीक्स टू डेवलप इनिशिएटिव इन द सबऑर्डिनेट बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट हो कि खुद का डिसीजन ले लो, एंड कॉन्फिडेंस अमंग देम, एंड ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स। अब क्या होगा, ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई वो वाले एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर, कि डायनामिक क्या होता है, और अच्छी पोजीशन पे जो वर्क कर सके। तो इतना इनिशिएटिव जब सबऑर्डिनेट लेगा, उनका टैलेंट दिखेगा जो आगे के लिए एक डायनामिक, एक अच्छे चेंजेस लीडर बन सके, कि अलग अलग काम को कर सके वो जिनमें पोटेंशियल होगा। फिर है एक केस स्टडी बच्चा और आई है, ठीक है। एक केस स्टडी तो आई है लेकिन आगे कराऊंगी आपको, पहले तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट समझ लीजिए। एक सेकंड पॉइंट इसका जो है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अच्छा, अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या था, फ्यूचर के लिए एक टैलेंट शो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इट डेवलप्स मैनेजरियल, मैनेजरियल होता है वर्क ऑफ अ मैनेजर, ठीक है। टैलेंट फॉर द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज with the necessary training and experience through exposure to varied challenging jobs, and also facilitate identification of those employees who may and those may not be successful in assuming greater responsibility। इससे आपको जब आप काम दोगे ना सारे एम्प्लॉयज का, ये पता चल जाएगा कौन काम अच्छी तरीके से कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसको हायर पोजीशन पे ले जाना चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन इज रिड्यूस्ड। तो डायरेक्ट सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है, देख रेख रखने की जरूरत नहीं है। जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं, जो नहीं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन अ सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क टू बी परफॉर्म्ड। अब आपसे वो ये बात पूछ रहे हैं, भाई हम कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल जो हमारी कंपनी के लिए रहेगा, हम कौन सा यूज करें। तो डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी सुटेबल इन द गिवन केस एज द कंपनी डील्स इन द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। अब कंपनी डील कर रही है मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में, तो इसमें सुटेबल क्या रहेगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है फंक्शनल डील्स विद वन प्रोडक्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर डील्स विद मैनी प्रोडक्ट, और उसमें अलग अलग डिवीजन होती हैं, ठीक है। और वो बेस्ड किस चीज पे होता है, वो प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन उसको अलग अलग डिवाइड करे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। जैसे आपका सेल्स वाला अलग, प्रोडक्शन वाला अलग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे। इन योर स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट। देखिए, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन होती है जिसके अंदर
design that groups similar or related job together on the basis of function, different products, different project manufactured होते हैं. Structure comprises of separate business unit और division. हर एक प्रोडक्ट जो बन रहा होगा उसको सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, उसका अलग काम होगा, सेपरेट यूनिट होगी, सबका काम अलग होगा. ठीक है, सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन उसकी अलग होगी. जैसे एक कंपनी बना रही है, ये पेन भी, ये मार्कर, ये कॉम भी, तो वो डिवीजन हो जाएगी. मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सबकी यूनिट डिपार्टमेंट अलग होगा. और बच्चा अगर आपको फंक्शनल और डिविजनल समझना है तो आप मेरे सेकंड पार्ट मैंने आपको समझाया था, सेकंड और थर्ड पार्ट में फंक्शनल और डिविजनल होगा, केस स्टडी के साथ उसको समझ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए. अब ये केस स्टडी है, ई सॉल्यूशन लिमिटेड स्टार्टेड ऑपरेशन. अब बच्चा आपको इसको अच्छे से खुद करनी है, इसको रीड करना और इसको अच्छे से खुद से करना. ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बता दूं. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प द कंपनी टू मेनी ब्रांचेस एंड ब्रांचेस अब्रॉड, और उसकी 5 इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से. ठीक है, होपफुली अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने. फिर उसके बाद उसका आंसर भी लिखा है कि यहाँ पे कौन सा लग रहा है. ठीक है, और उसके 5 इंपॉर्टेंस लिखने हैं आपको. पहले आप रीड करना, अच्छे से खुद सॉल्व करना और फिर इसको करिएगा. इसकी 5 इंपॉर्टेंस है, तो आपकी केस स्टडी भी और अच्छी होगी. एक मैंने करा दी, एक आप पढ़ लीजिएगा अपने आप. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा. इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए. और एक इसका आंसर ये है आपका, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसका अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. ठीक, और इस केस स्टडी को जरूर करना, अच्छे से खुद करके देखना. फिर अगर प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये केस स्टडीज भी करा दूंगी. ठीक है, और केस स्टडी अच्छे से रीड करके देखना. कुछ जो भी बुक आपने ले रखी हो आप उससे भी करके देख लीजिएगा. इससे और इजी हो जाएगा और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी. ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस मैंने करा दी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चा. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना. थैंक यू सो मच.